हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। यानी मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर होगा तांबा का। किसका? तांबा का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अब हम लोग क्विज को आगे बढ़ाते हैं। क्विज में आज घटना चक्र के साइंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र के साइंस से फिर हिस्ट्री बताएंगे, फिर आपको भूगोल में ले चलेंगे। बहुत बहुत बेसब्री से आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे क्विज को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले के। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिए। देखते हैं कि देखा है लोग 2,500-3 हज़ार लोग सब्सक्राइब ये थी लाइक बटन पर 100 दबाया है नहीं, तो थोड़ा सा आप भी जब देख लेते हैं तो थोड़ा सा लाइक बटन ज़रूर दबा दें। चलिए बिना डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। टिटनेस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस जो रोग होता है ना, वह किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? तो लॉकजा। टिटनेस को लॉकजा के नाम से जानते हैं। नहीं, टिटनेस जो रोग होता है वह जीवाणुओं द्वारा होता है। टिटनेस जो रोग है किसके द्वारा होता है बाबू? जीवाणु द्वारा। और टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को, यानी मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क को तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अच्छा सर, टिटनेस में जो होता है ना, इसको लॉकजा बीमारी के नाम से जानते हैं। और इसको और किस नाम से? तो धनुष टंकार किसे कहते हैं बाबू? तो टिटनेस को। नहीं, डीपीटी का टीका बच्चों को दिया जाता है। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। ठीक है, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। कोई डाउट? प्लेग, पित्त, ज्वार, मलेरिया और डेंगू ज्वार में से जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है वह है प्लेग। देखो बाबू, प्लेग, पित्त, ज्वार, मलेरिया और डेंगू, ये सब में प्लेग जो होता है वह मच्छर के काटने से नहीं होता है। प्लेग बीमारी जो मूस होता है ना, मूस के मरने से फैलता है। मूस के मरने से फैलता है। समझ में आ गया क्या? अगर मूस मर जाएगा ना तो उससे प्लेग नामक बीमारी हो जाएगा। जो उससे गंध आएगा ना तो उससे प्लेग बीमारी होगा। तो प्लेग बीमारी किससे? तो हाँ, मच्छर के काटने से नहीं होता है, चूहे द्वारा ये फैलने वाला बीमारी है। कौन? प्लेग। अच्छा, प्लेग कैसा बीमारी है बाबू? तो जीवाणु जनित बीमारी है। कैसा है? जीवाणु जनित बीमारी है। सही सुमेलित सुनिएगा। वायु द्वारा टीबी होता है। टीबी जो होता है वह वायु द्वारा, जिसको क्षय रोग कहते हैं दोस्त। अच्छा, पानी द्वारा कॉलरा होता है। हैजा नहीं, कॉलरा जो होता है ना, कॉलरा पानी द्वारा। और टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस नहीं, वायु द्वारा होता है। संपर्क से सिफिलिस नामक बीमारी होता है। कहाँ पर? संपर्क से। घाव द्वारा टिटनेस होता है। घाव द्वारा अगर कोई लोहा या कोई कील धंस कर अंदर में टूट जाता है ना आपके शरीर में, या उसका कोई भी मूर्छा चीज़, जैसे नहीं जंग लग जाता है, पुराना कचरा अगर गड़ गया आपके पैर में, तो उस दौरान टिटनेस का सुई ले लेना चाहिए। कहें कि अगर उसका टिटनेस हो गया तो आपको समझ रहे ना, धनुष टंकार उसको कहते हैं। लॉकजा, ये मुँह नहीं खुलेगा, ये मुँह जो है ना खुलबे नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। तो घाव द्वारा क्या होता है बाबू? टिटनेस। अब विटामिन सी घाव को भरने में लाभदायक होता है। नहीं, विटामिन सी जो होता है वह घाव को भरने में लाभदायक होता है। प्लेग जो होता है पिशुओं के काटने से फैलता है। प्लेग पिशुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड क्या करता है बाबू? आंतों को प्रभावित करता है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो गंदे जल, ठीक है, दूषित जल को पीने से क्या होता है? टाइफाइड होता है। क्लोरोरेम्फेनिकॉल, पैरासीटामोल, अजाइलोकेन एवं क्लोरोक्विन में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। तो क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, सुनिएगा। दंत क्षय का कारण क्या है बाबू? दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया संक्रमण।
यानी दांत का क्षय बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नहीं दांतवा में दांत दर्द करने लगता है, दांत में जंग लग जाता है, तो ये सब बैक्टीरिया के जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सुनिएगा। हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, पीलिया एवं हैजा रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है वह हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है, बताए थे ना कल, ये वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस बी कैसा है? नहीं, हेपेटाइटिस बी और एड्स, हेपेटाइटिस बी और एड्स ये सब कैसा है? वायरस जनित रोग है। कल जैसा कि मैं आपको बताया था। और क्या सर? चलिए, चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक में से जल जनित रोग कौन सा है? तो हैजा जल जनित रोग है। जबकि अगर कहेगा कि टीबी तो वायु जनित रोग है, वायु द्वारा होता है। अच्छा सर, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो जल जन्य रोगों से टाइफाइड भी होगा, कॉलरा भी होगा। किससे? जल से, दूषित जल से। बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो क्षय रोग या टीबी से बचाव हेतु। बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? क्षय रोग या टीबी से बचाव हेतु। क्षय रोग यक्षमा कहिए और टीबी कहिए, नहीं, लेकिन हैजा और कॉलरा एक होता है। हैजा और कॉलरा, क्षय और टीबी एक होता है। नहीं, क्षय और यक्षमा और टीबी एक होता है, और क्षय रोग भी उसी को कहते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछता है तब बैसिलस कोलमेट गुरिन, बैसिलस कोलमेट गुरिन बीसीजी का टीका। ठीक है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। बच्चा के जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। समझ में आ गया ना? ये भी पूछता है कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है तो जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा होता है, जिसको कि लेप्रोसिस रोग कहते हैं। नहीं, कुष्ठ रोग को हेंसन रोग किसे कहते हैं? हेंसन या शाही रोग, कुष्ठी रोग। शाही रोग तो हीमोफीलिया को क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग को हेंसन रोग शायद कहते हैं। ठीक है, हेंसन रोग। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुगा और आंत्र ज्वार में से सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है, एक के सिवाय। तो आंत्र ज्वार, जो आंत का बुखार होता है ना, उसको छोड़कर सभी जो है वायरस जनित रोग है। बाकी आंत का जो ज्वार है, बुखार है, वह जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, सुनिएगा। कवक जनित रोग को ध्यान से सुनिएगा। कवक जनित म्यूकोरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग और SARS में से जूनोटिक रोग नहीं है तो म्यूकोरमाइकोसिस यह क्या है बाबू? तो जूनोटिक रोग नहीं है। अब एक लड़का पूछेगा कि सर जूनोटिक रोग क्या है? तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा। वैसा रोग जो जानवर से मनुष्य में फैलता है, जो जानवर से मनुष्य में फैलता है, उसको जूनोटिक रोग कहते हैं। उसको जूनोटिक रोग, जीनेटिक नहीं, जूनोटिक रोग कहते हैं, जो जानवर से मनुष्य में फैलता है। कोई दिक्कत है? नहीं। आइए देखेगा। अर्घटाप्य उपभोग से होता है तो संदूषित अन्न के, यानी अर्घटाप्य उपभोग से होता है, यानी अर्घटाप्य एक बीमारी है, वह किसके उपभोग से होता है? तो संदूषित अन्न के कारण। यानी अगर दूषित अन्न खाइएगा ना तो उससे आपको अर्घटाप्य रोग होता है। एथलीट फुट बीमारी होता है तो फफूंद से। फफूंद कहने का मतलब है कि कवक, फंगस। फंगस को ही फफूंद कहते हैं, कवक कहते हैं। और क्या कहते हैं? कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगस नहीं, शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। कवक स्वपोषी और परपोषी नहीं। कोई दिक्कत? अच्छा सर,
पोलियो अच्छा, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ना वह काइटिन की बनी होती है, और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से, सही, काइटिने से बना होता है। जीवाणुओं को जो कोशिका भित्ति होता है ना वो भी काइटिने से बना होता है, और सेल्यूलोज से जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये सब पेड़ पौधा का जो छाल होता है ना, ये सब जो त्वचा होता है तो ये सब सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? या आप लोग दोस्त देखते होंगे कि पुराना कागज भूरा कलर के हो जाता है, ये सब बहुत पुराना हो जाएगा कलर तो धीरे धीरे वो भूरा हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा कि छिद्र होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा, यानी उसका सेल्यूलोज मरने लगता है, सेल्यूलोज मरने लगता है। समझ में आ गया क्या? इसी चलते उसका रंग बदरंग होता है, तो सेल्यूलोज के मरने के कारण। सुनिएगा, प्रत्योर्जता वर्णांधता, एड्स एवं गंजापन में से वह रोग जो कवक जनित रोग है तो वह है गंजापन। कौन है? गंजापन। यानी जो गंजापन रोग है ना वह कवक के वजह से होता है। बालावा झड़ने लगेगा दोनों तरफ, जैसे सर का हुआ है, दोनों तरफ फेल है। समझ में आ गया ना? तो ये क्या है कि ये क्या है तो कवक के वजह से, फंगस के वजह से। कोई दिक्कत है? गंजापन किसका वजह है? कवक के वजह से। खुजली, खाद खुजली किसके वजह से? कवक के वजह से। नहीं, इसीलिए कभी कुकुला के ऐसे बार में अंगुली नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना? अंगुली दोस्त कभी कुकुला के और उसको बाल में मत लगाइएगा ना, तो फंगस अब वहाँ से अपने हाथों में आएगा, यहाँ टच कर जाएगा, बस टच करेगा कि इसमें भी फैल जाएगा, इसमें भी, और इसमें फैलेगा कि मतलब आप समझ जाइए उड़ाने लगेगा, ख़त्म करने लगेगा। तो यहाँ की खुजली ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ की खुजली ठीक नहीं होगा। अभी साफे करके जंगल को मानेगा। आइए, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। ठीक है। मलेरिया परजीवी द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, जिसको क्या कहते हैं? मलेरिया न जीवाणु न विषाणु न कवक, मलेरिया किससे? प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है बाबू? तो मलेरिया। मलेरिया रोग का वजह क्या है? तो मच्छर है। क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया पकड़ता है। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है, तो मच्छर प्रजाति, यानी जो मच्छर प्रजाति इसलिए नहीं है ना कि डेंगू जो है, डेंगू का मच्छर जो होता है वह साइज में बड़ा होता है और यह स्वच्छ जल में रहता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, यानी जो कहने का मतलब है कि डेंगू का जो मच्छर होता है वह स्वच्छ पानी में रहता है, साफ पानी में, और जबकि ये मलेरिया वाला जो मच्छर होता है गली नली गंदा पानी में होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों में अंतर है। तो मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है, तो मच्छर प्रजाति यानी मच्छर दोनों का अलग अलग है। और डेंगू को देख कर क्या ख्याल है? इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। जहाँ जहाँ जोड़ में दर्द हो जा खूब, जहाँ जहाँ जोड़ हो जा खूब दर्द, तब बुखार वैसा ही रहेगा। कभी कभी सिर में दर्द रहेगा, उल्टी खखरी करिएगा, यानी माल ना निकली, खाली ओए ओए कीजिएगा। ठीक है, कुछ तनी मनी माल फेंकेगा अंदर से बाहर, खाइएगा तो। और ज़्यादा सीरियस आप प्लेटलेट्स खूब डाउन में होगा, प्लेटलेट्स आपका खूब नीचे डाउन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सर रोनाल्ड रॉस। यानी उसने, किसने खोज किया था कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक वायरस, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है। यह रोनाल्ड रॉस ने। अब मलेरिया शब्द किसने दिया था? मैकुलाच ने। मलेरिया शब्द मैकुलाच ने दिया था। नहीं, बहुत सुंदर। मलेरिया, कॉलरा तथा जॉन्डिस में से वह रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि कॉलरा और जॉन्डिस जीवाणु द्वारा। नहीं, कॉलरा ठीक है दूषित पानी से। एक जीव के संपूर्ण संजीव यानी एक जीव के संपूर्ण सभी जीवों के संपूर्णतया का अनुक्रम 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था ईस्ट।
ईस्ट जो था ना उसका संपूर्ण संजीन, कहने का मतलब सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रम 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था कौन बाबू? ईस्ट। ईस्ट या इसी को कहते हैं खमीर। पाव रोटी फुलाने में, पाव रोटी फुलाने में नहीं, वो फूलता है पाव रोटी तो उसमें ईस्ट या खमीर का प्रयोग किया जाता है। नहीं, मीठा सोडावा डालने से पुआ फूल जाता है। बहुत सुंदर। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वचा पीतिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। अरे बाप रे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कह रहा है कि उपयुक्त में से सही कौन सा है बाबू? तो त्वचा पीतिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। यही केवल इसमें सही है दोस्त। ठीक। मलेरिया के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा किए जाने वाली बीमारी है। नहीं, परोपजीवी कीट द्वारा पैदा किए जाने वाली बीमारी नहीं है। हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया या मलेरिया में से वह जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मलेरिया नहीं। और डिप्थीरिया, हैजा ये सब किससे? जीवाणु से। निमोनिया जीवाणु से, ठीक है। और मलेरिया केवल क्या होता है? प्रोटोजोआ से। भारत के मलेरिया में 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा है? तब पी वाइक्सेन, पी वाइवैक्स। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा है? तब पी वाइवैक्स, पी वाइवैक्स। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। दुर्दम प्लेग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया। गोल कृमि इहो मच्छरे काट देता है, तो आदमी कहता है खूब खाटा खात रही, यही चलते हो गई फाइलेरिया। गोड़वा फूल जाएगा, हाथी पाव जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये मच्छर एगो होता है, मच्छरवा काट लेगा ना, तो उसी से गोल कृमि हो जाएगा। गोल कृमि से कौन होता है? या इसी को निमेटोड कहते हैं, उसी से फाइलेरिया हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो वायरस से होता है। प्रतिवर्ष पोलियो उन्मूलन दिवस कब से शुरू हुआ? प्रतिवर्ष पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पोलियो दिवस मनाया जाता है। कब? पोलियो के टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था। पोलियो के टीके की खोज 1952 में हुई थी, और 2 अक्टूबर 1995 से पोलियो के टीकाकरण लागू हो गया। ठीक है, पोलियो के टीकाकरण जो अभियान था वह शुरू हो गया। 1995 से पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। 2 बूंद। और मध्याह्न भोजन भी 1995 से। और तमिलनाडु से प्रथम बार। भारत के किस राज्य से मध्याह्न भोजन स्टार्ट हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य से। कब से? तो 1995 से। समझ में आ गया क्या? मध्याह्न भोजन नहीं दोस्त, दोपहर में लड़का लड़किया को मिलता है। हाँ, स्कूल में। हाँ, मिड डे मील उसको इंग्लिश में कहते हैं, मिड डे मील। देखेगा तपेदिक किसके वजह से बाबू? तो बैक्टीरिया के वजह से होता है। और दाद, खाज खुजली, दाद जीवा कवक ना, दाद खाज खुजली गंजापन सब किस से? एथलीट फूड। कवक से, एथलीट फूड। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। प्लेग जो होता है जीवाणु द्वारा होता है। एड्स होता है विषाणु द्वारा। गंजापन कवक द्वारा। और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा। मिलान कर दीजिएगा कि नहीं? डेंगू, ज्वर, फाइलेरिया, निंद्रा रोग तथा मलेरिया में से वह रोग जो मच्छर वाहित नहीं है, तो निंद्रा रोग। कौन सा? निंद्रा रोग। यह मच्छर से नहीं होता है, सीसी मक्खी। कौन मक्खी? नहीं, सीसी मक्खी काट देगी ना, तो उससे नींद आपको खूब आएगा, खूब ये सुतिएगा। अब आप खूब सूते होंगे तो ये मत समझिएगा कि हमारा तक काट दे भैया यही चलते सूते ना। खूब उसमें मियाज आपका सुस्त रहेगा निंद्रा रोग में। खूब सुतले रहिएगा,
कोई दिक्कत है? निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस इसको कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव होता है जिससे निंद्रा रोग होता है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हैं। कौन कौन? तो मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमा रुग्णता। ठीक है। 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में यह समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के बाध्य होना पड़ा था एक सिस्ट मच्छर के काटने से। समझ में आ गया? सॉरी, एक सिस्ट के कारण 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में यह समस्या पाई गई थी निंद्रा रोग के, तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो उनको एक सिस्ट हो गया था, एक सिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्यूज में बने रहिए। चलिए दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं मर्योत्तर काल, यानी मर्योत्तर काल, यानी मर्ज जो काल था ना दोस्त, उसके बाद की जो समय था उसको मर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। ठीक। वह हिंद एवं शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, वह कौन से ऐसे हिंद एवं शासक थे जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो अस्ट्रेटो द्वितीय। शीशे के सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम किसने भारत में? तो सातवाहन वंश ने। कौन से वंश कहेगा? तब सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? शिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक था। ठीक। वह हिंद एवं शासक कह रहा है जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो अस्ट्रेटो द्वितीय था। ठीक। देखिए, बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था वह थे मिलिंद। मिलिंद जो था इन तीनों के समसामयिक नहीं था, यानी बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत के समसामयिक नहीं था। ठीक है। बिम्बिसार 52 वर्ष पर मगध पर गद्दी पर शासन किया। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष तक। बिम्बिसार जो था यह 52 वर्ष मगध पर शासन किया था। और क्या सर? तो बिम्बिसार के बारे में और क्या कह सकते हैं? ठीक। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था। इसके बेटा कौन था? अजातशत्रु के बेटा कौन था? उदयन नहीं, तो पाटलिपुत्र का जो उदयन ने निर्माण किया था, गठन किया, स्थापना किया था पाटलिपुत्र को, राजधानी भी बनाया था। इससे पहले ये लोग का राजधानी राजगिरी था। कहाँ पर? राजगिरी। कोई दिक्कत है? यानी अजातशत्रु और बिम्बिसार ने अपना राजधानी कहाँ पर? राजगीर में बनाया था। मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन था? मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ थे। नहीं, बिम्बिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था। कोई डाउट? अब बिम्बिसार के अगर कहेगा ना कि उपनाम क्या था, तो श्रेणी। क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। नहीं। आइए, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये सब तो हो गए। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है तो कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। काव्य शैली जो है ना बाबू, उसका प्राचीनतम नमूना कहाँ से मिलता है? तो कठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से। अब कठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। कठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। तो कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है तो जूनागढ़ के अभिलेख में रुद्रदामन जो था, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है तो जूनागढ़ अभिलेख से। तो कई बार पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो रुद्रदामन प्रथम से। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था तो रुद्रदामन प्रथम ने। यह अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, 68वीं बीपीएससी में। ठीक है, कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? तो रुद्रदामन
प्रथम द्वारा, रुद्रदमन प्रथम द्वारा। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे, तो अगाथोक्लिज ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर संकर्ण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे। कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे, वह धातु थी तांबा। वह कौन सी धातु थी बाबू? तांबा। ठीक है, सुनिएगा। डिमिट्रियस जो शासक था, किसके शासनकाल में आया था? यह कैसा शासक था? तो हिंद यूनानी शासक था। यानी कहने का मतलब है कि शासक एक तरफ है, एक तरफ राजवंश। जैसे रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? राजवंश से, तो शक से था। रुद्रदामन शक से, शक वंश से। गोंडो फर्निज किस वंश से था? तब पहनव वंश से था, राजवंश से। भीम कुषाण से संबंधित था। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? तो कुषाणों ने। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में ठीक है, किसने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था? तो कुषाण ने। किसने? कुषाण ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे किसने बाबू? तो कुषाणों ने। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने ही चलवाया था। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम यूनानियों ने चलवाया था। कौन? यूनानियों ने। अच्छा, प्राचीन रूप से नियमित सोने के सिक्के किसने चलाया था? तो कुषाण ने। शुद्ध भी और नियमित भी, कोई डाउट? विमल कडफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुध गुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। यानी कनिष्क के बाबू जो सिक्का था ना, उस पर भगवान बुध का चित्र अंकित था। कनिष्क ने जो सिक्के जारी किया था उस पर भगवान बुध का नाम चित्र अंकित था। ठीक। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण से ही नहीं, कुषाण वंश से संबंधित था। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया वह भीम कडफिसेस थे। यानी भीम कडफिसेस ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया था। कौन? भीम कडफिसेस। कोई दिक्कत है? भीम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क एवं हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपभोग के लिए किया था, यानी नियमित उपयोग के लिए किया था, वह कौन था बाबू? तो भीम कडफिसेस। इसने क्या किया था कि भारत में सोने के जो सिक्का था ना, उसको नियमित रूप से कर दिया था लागू। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का भी कुषाण शासकों ने ही जारी किया था। यो ध्येय सिक्कों पर अंकन मिलता है तो कार्तिकेय का। कुषाण ने, कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? भगवान बुद्ध का। किसका? भगवान बुद्ध का। अगर पूछेगा कि यो ध्येय सिक्कों पर अंकन मिलता है तो कार्तिकेय का। अब प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जानते हैं? आहत सिक्के। प्राचीन सिक्के को किस नाम से जानते हैं? आहत सिक्के। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है बाबू? कनिष्क ने जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा, जो सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा स्थापित किया है ना कनिष्क के द्वारा, वह कब स्थापित किया गया था? तो 81 ईस्वी में, छुट्टा 81 ईस्वी में। कब? 81 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है, कुषाण जो शासक था कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। किसने किया था बाबू? 78 ईस्वी में कनिष्क ने। यानी शक संवत प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर क्या है? तो 135 वर्ष का। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने का अंतर है? 135 वर्ष का। कोई डाउट है? अच्छा सर, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? तो 57 ईसा पूर्व। कब? 57 ईसा पूर्व। अगर बात करें कि शक संवत कब हुआ तो 78 ईस्वी। अब दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है? 135 वर्ष का। 100। कोई डाउट? आइए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। ठीक,
अब देखिए 1931, 1952, 2066 तथा 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक समौत पर आधारित था तो 1931। ध्यान से देखिए दोस्त, अगर शक समौत पर आपको निकालना है ना 78 ईस्वी घटा दीजिए, 78 ईस्वी शक समौत के वर्ष निकल जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन ना मुकेश, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। कहने का मतलब है बबुआ कि अभी 2000 कौन चल रहा है 23, 2023 में अगर पूछ दिया जाए कि शक समौत के हिसाब से बताओ अभी कितना चल रहा है, तो इसमें से 2023 में से दोस्त आप 78 घटा दीजिएगा ना, जितना आएगा तो उस शक समौत के हिसाब से ईस्वी निकल जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना बाबू। जब भी आपको शक समौत में ईस्वी, अभी वर्तमान ईस्वी को कहे कि शक समौत के हिसाब से कौन सा ईस्वी चल रहा है, तो 78 वर्ष घटा दीजिए, 78 वर्ष घटा दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए अश्वघोष, देखिए अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कम्मन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था वह था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। यानी अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कम्मन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था वह अश्वघोष व वसुमित्र। अश्वघोष व ये दोनों जो थे वह किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे तब पतंजलि। पतंजलि के लेखक कौन है? योग दर्शन के पतंजलि। हाँ, योग दर्शन से कौन संबंधित है? पतंजलि। कोई डाउट है? अच्छा, अश्वघोष के अश्वघोष वसुमित्र चरक को चरक संहिता के लिखे थे चरक, यानी वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, तो पतंजलि कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था, ना तो नागार्जुन था, चरक था, वसुमित्र था, अश्वघोष था। कोई डाउट है? और सुनिएगा, नागार्जुन को भारत में शून्यवाद का जनक कहा जाता है। नागार्जुन को भारत में शून्यवाद का जनक कहा जाता है। चरक ने चरक संहिता का रचना किया था, इसका संबंध चिकित्सा से था। अक्सर पेपर में पूछता है कि चरक का संबंध किससे है, तो चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। अब प्रतिवर्ष चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। प्रतिवर्ष नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। 12 मई को प्रतिवर्ष नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कनिष्क के रबतक अभिलेख में से किस नगरों का उल्लेख है? बहुत सुंदर क्वेश्चन दोस्त। यानी कनिष्क के रबतक जो अभिलेख है ना, कनिष्क के रबतक अभिलेख में किस नगरों का उल्लेख है? कौन से नगर का उल्लेख है रबतक अभिलेख में? तो साकेत, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र तथा चंपा। ये 4 जो नगर है ना, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंबा, ये 4 नगरों का चंपा, ये 4 नगरों का उल्लेख है। अंग के राजधानी चंपा था। पहले 16 जनपद थे। कितने? 16 जनपद। कुल जनपदों की संख्या 16 थी। जैसे आज राज्य हो रहा है ना, उसी तरीक़े से पहले जनपद में पूरा भारतवर्ष बटा हुआ था। मगध जनपद। अगर पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, तो वैशाली। कौन था? वैशाली। प्रथम गणराज्य पूछेगा तो वैशाली, लिच्छवी गणराज्य। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? मगध भी अपने आप में बहुत ताकतवर था उस समय। अंगुली माल कहाँ आया था? मगध में ही एरिया में महात्मा बुद्ध से भेंट हुआ। अंगुली माल डाकू की कहानी पढ़े हैं ना, अंगुलिये काट के रख लेता था। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था वह पान चाऊ। पान चाऊ। चीन मीन चाऊ चिंग सब चीन के नहीं। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था कौन था? पान चाऊ। पान चाऊ। पान चाहूँ याद करने के लिए दोस्त, पान चाहूँ, पान चाहूँ, चबाहूँ ना चाहूँ, नहीं चाहूँ। ठीक है, तो समझिए कि आप चीन के जनरल है, आप कनिष्क को हरा दिए। कनिष्क को हरा दिए तो आप कौन है? पान चाहूँ। कोई दिक्कत? आप सोचिए कितना ताकतवर। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। चीन से बिलोंग करते हैं। हाँ ठीक है। सिमुक संस्थापक। सिमुक किसका बाबू? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। यानी मौर्यों के बाद भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। सातवाहन अगर भारत में उस समय की बात किया जाए कि मौर्योत्तर काल में अगर भारत में जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य मौर्य के जो कोई बाद था ना, तो वह था सातवाहन वंश। पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वासुदेव तथा समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। कोई डाउट? अब आ गया एक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है। वासुदेव कौन से वंश का संस्थापक था? कर्ण में वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कर्ण में वंश का संस्थापक वासुदेव खुद ही कहते। आप पुष्यमित्र शुंग वंश से संबंधित थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग ना। शुंग वंश के बाद ही नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। महापद्य नंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को ही पराजित करके मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। ना पकड़ा गया हिस्ट्री। कौन कहता है कि हिस्ट्री नहीं पकड़ा गया? ठीक है। क्लच या ब्रेक रखिए अपने हाथ में, सब गाड़ी अपने से चलेगा। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी तो चरक तथा जीवक ने। यानी तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था कहाँ पर? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? पाकिस्तान में। तो उसमें कौन कौन शिक्षा लिए थे? तो चरक तथा जीवक ने। अब विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहेगा तो कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगर भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ध्वंस किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वंस करवाया था। किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। यही ले लीजिए कौन सा? तो धर्मपाल द्वारा निर्माण किया गया था भागलपुर में। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भागलपुर बिहार में दोस्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। किसने? धर्मपाल ने करवाया था। अब धर्मपाल जब करवा दिया तो उसको ध्वस्त किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम। बख्तियार खिलजी। किसने? उसको ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। कहें कि यही कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। खुद ही कहते। बहुत मज़ा आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब चलिए दोस्त आप लोग को हम ले चलते हैं भूगोल के शहर में। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। शक्ति फर्स्ट, शक्ति सेकेंड, शक्ति प्रथम और शक्ति द्वितीय आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। तो मक्का की। किसका? मक्का की। यानी एक तरीक़ा से कह सकते हैं प्रजाति नहीं, यानी शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड किसका प्रजाति है बाबू? मक्का की। अब मक्का कैसी फसल है? खरीफ की रबी? तो मक्का जो है खरीफ फसल है। मक्का खरीफ फसल है। अब विश्व में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन कौन करता है? यूएसए, अमेरिका। अब भारत में अगर कहे कि मक्का के सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में मक्का के सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य 2021 के गणना? तो कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। खुद ही कहते। आइए, भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कौन करता है? तो जम्मू और कश्मीर। कौन? जम्मू और कश्मीर। यानी भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कौन करता है? जम्मू और कश्मीर। जी, ठंडा मौसम में यह केसर का उत्पादन होता है। भारत में केसर के सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में। अच्छा, जौ जो है वह ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में हो जाती है।
जौ कृषि में बाबू तो ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में हो जाती है। चावल तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में होती हैं। चावल किस में? तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में होती हैं। इसमें चावल के साथ साथ मिलेट यानी ज्वार बाजरा आदि भी आते हैं। मिलेट माने होता है मोटे अनाज, मोटे अनाज में ज्वार और बाजरा आता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि सर कपास के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। कितना? 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। फ्लैक्स के लिए 5 से 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। चुकंदर के लिए 18 से 22 चाहिए। और पटसन के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वह पौधा जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है वह है प्याज। प्याज को प्रतिरोपण माने समझ रहे हैं दोस्त? प्रतिरोपण का अर्थ होता है कि उसको रोप कर, जैसे धान हो गया। तो वह कौन सा ऐसा यहाँ पर पौधा पूछा है जिसकी खेती पौधों का प्रतिरोपण करके किया जाता है, तो वह कौन सा है बाबू? प्याज। कौन है? वह प्याज है। कोई दिक्कत है? यानी पौधा में कहेगा तो प्याज का हम लोग प्रतिरोपण करते हैं। वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है वह है धान मक्का गेहूँ। धान मक्का गेहूँ। भारत में सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात करें कि भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूँ का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पंजाब में। 5 नदियों की संगम कहाँ है? पंजाब में। नहीं। अच्छा, अगर कहेगा कि बताइए धान गेहूँ हो गया ना, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? कौन है? बिहार। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। कौन है? सिक्किम। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला में कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन है? राज्य में। कोई डाउट है? और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और सबसे अधिक शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कोई डाउट? ये तो हो गया। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो विल्सन को। किसको? विल्सन को। यानी भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन को। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है बाबू? तो बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में। कहाँ पर? कोट्टायम केरल में। ठीक है। चाय बोर्ड कहेगा तो कोलकाता में। और तंबाकू बोर्ड राजमुंद्री। ठीक है। और उसी को गुंटूर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत है? सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है बाबू? तो द्वितीय। पूरे विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। कौन है? चीन। विश्व में सबसे अधिक सब्जी के उत्पादन चीन करता है। दूसरा पर भारत। आम की बीज रहित प्रजाति कौन है? तो सिंधु। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु। यह ऐसा है बाबू, सिंधु आम ही होता है सिंधु, जिसमें गुठली नहीं होता है। अंदरवा दोस्त गुठली नहीं होता है। तो आम के आम गुठलियों के दाम तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। काहे कि गुठली उसमें होई बे नहीं करता है। तो कहाँ से गुठली के दाम? नहीं। अमवे के ना दाम है। ये कहावत फेल हुआ कि नहीं हुआ? सोच के देखिए, कहावत फेल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यानी सिंधु आम जो होता है वह बीज रहित होता है, यानी उसमें बीजे नहीं तो गुठली नहीं, और गुठली नहीं तो आम के आम गुठलियों के दाम वाला कॉन्सेप्ट खत्म आज से। अब वह कौन सा है आम बाबू? तो सिंधु आम। अब हमारे चाचा जी रोज क्वेश्चन करते हैं ऐसा ऐसा कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो समझा देना। ठीक है कि सिंधु जो आम है वो क्या है कि बिना बीज रहित है। सोचिए। वो बिना पैसा के मिलेगा तब। नहीं। हाँ। ठीक है। आइए, आम की वह किस्म जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की जाती हैं। दशहरी और नीलम के क्रॉस प्रोडक्शन से। आम्रपाली। आम्रपाली आम। आम्रपाली नहीं। जी सर। कोई दिक्कत? तो मुड़ी कर रहे हैं देख के। आइए, कहने का मतलब है कि आम
आम्रपाली आम। कौन बाबू? आम्रपाली आम। यानी ऐसा आम है, आम की वह किस्म जो दशहरी एवं नीलम क्रॉस से विकसित होती हैं, वह कौन सी आम है बाबू? आम्रपाली आम। ललित उन्नत किस्म है तो अमरूद की। ललित उन्नत किस्म है अमरूद के। किसका है? अमरूद। अमरूद में लोहा की मात्रा सबसे अधिक, सबसे अधिक लोहा जी आयरन पाया जाता है लोहा में। आम की नियमित, आयरन को ही हिंदी में लोहा कहते हैं। हाँ ठीक है। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं दशहरी एकावन, दशहरी एकावन, बेंगालोरा, तोतापुरी, बेंगालोरा को ही तोतापुरी कहते हैं, नीलम, आम्रपाली आदि आम की प्रजातियां हैं। आम की प्रजातियां हैं। सिंधु कैसी आम है बाबू? तो बिना गुठली वाला, गुठली वाला यानी बिना बीज यानी बीज रहित आम है। कौन? सिंधु आम। आम्रपाली आम की प्रजाति है। नीलम आम की प्रजाति है। बेंगालोरा, बेंगालोरा, बेंगालेवे, बेंगालोरा, ठीक है, कौन है? तो आम की प्रजाति है। दशहरी एकावन आम की प्रजाति है, तो दशहरी ये न्यू खींच लेगा, मिल जाता है। कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन, बताइए, कंचन एक उन्नत किस्म है। किसका? जो कि हम बताए हैं कभी, आंवला के। आंवला का। किसका है? आंवला। आंवला किसका प्रमुख स्रोत है बाबू? विटामिन सी का। विटामिन सी का। अगर विटामिन सी के कमी होगा तो दांतों में पायरिया, दांतों में पायरिया, कोई दिक्कत है? मसल्स कमजोर हो जाएगा, आपका मसल्स टूटने लगेगा, दांत से खून आने लगेगा, घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। ये सब विटामिन सी की कमी के वजह से। खाद खुजली बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? केले का अधिकतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बता दीजिए। केले का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश। कौन करता है? आंध्र प्रदेश। केले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे दूसरा सबसे लंबा तट कौन सा है? आंध्र प्रदेश का तट। उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। या पूछेगा कि उत्तरी सरकार के तट कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे गहरतम, गहरा माने कौन? विशाखापट्टनम नहीं, बंदरगाह। सबसे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कोई डाउट? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बाबू? कृषि के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सा है? तो कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना किसका किस्म है बाबू? तो आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2। सुनिएगा ध्यान से। वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं वह मोटे अनाज तथा चावल है। निर्वाह मूलक कृषि उसे कहते हैं, निर्वाह कृषि उसे कहते हैं जो अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ कृषि कार्य भी करते हैं। जो खेती के साथ साथ कृषि कार्य भी करते हैं तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे हम लोग के गांव घर में अक्सर आदमी 2-4 गो भैंस पाल लेते हैं, खेती भी करते हैं, अपना दोनों संभालते हैं, घर परिवार बिटिया बचिया का भी देख ख्याल करते हैं, तो ये सब कैसा हो गया? निर्वाह खेती नहीं, निर्वाह कृषि इसको कहेंगे। तो निर्वाह कृषि में अधिकांशतः कौन सा चीज़ रोपा जाता है? तो मोटे अनाज तथा चावल। अदरक जो होता है तना होता है, आप लोग जानते हैं। तो अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। कौन कहलाता है? प्रकंद। कोई डाउट? अनाज के दानों का उत्पादन होता है तो ओटमील। अनाज के दानों का उत्पाद है ओटमील। ओटमील क्या है बाबू? तो अनाज के दानों का उत्पादन है। ठीक है। अगर कहेगा कि उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज, ठीक है, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ यानी कोदा का निर्यात जिस देश में अधिकांशतः किया जा रहा है वह देश कौन सा है? तो जापान। वह कौन सा देश है? जापान। कोई डाउट? कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया था
तो सिक्किम को, यानी देश का वह प्रथम राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया था, वह कौन सा राज्य है बाबू? सिक्किम। अब वह कैसा था? पूर्ण जैविक राज्य है। और जैविक राज्य इसको दर्जा इसलिए दिया गया कि यह कोई भी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं करता है। कोई भी रासायनिक पदार्थ कहे तो यह कोई भी रासायनिक उर्वरक जैसे खाद्य पदार्थ, यूरिया हो गया, माटी खाद हो गया, ये सब किसी खाद्य पदार्थ का, रासायनिक खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं करता है। वह क्या करता है कि बायो जो कंपोस्ट होता है ना, जैसे नहीं होता है कि गाय भैंस से मूत्र जो मल मूत्र निकलता है, उसी का वो लोग उपयोग करता है पूरे सिक्किम में। इसीलिए उसको जैविक कृषि, पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य कौन हो गया है? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, खुद ही कहते हैं। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य था। भारत के 22वां राज्य। इसका स्थापना 1975 में। कब? 1975 में। और गोवा भारत का 25वां राज्य। इसका स्थापना कब? 1987 में। स्थापना 1987 में। गुजरात राज्य की विशेषताएं क्या है? तो उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। यानी गुजरात राज्य की अगर बात किया जाए कि उसकी विशिष्टता क्या है बाबू, तो उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है और उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। और उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। यानी जो गुजरात राज्य है ना, वहाँ पर नकदी फसल की खेती अधिक होती है। और नकदी फसल उसे कहते हैं जो दोस्त जिसे काटिए और सीधा मार्केट में लाइए। जैसे हो गया गन्ना नहीं, और कौन सा हो गया? जितना आपको हो गया, गन्ना हो गया, फिर आपको ये सब लौकी हो गया, ककड़ी, खीरा, ये सब लौकी हो गया, ये सब क्या हो गया? नकदी फसल, जिसको आप डायरेक्ट खेत से उठाइए मार्केट में लाइए, उसको नकदी फसल कहते हैं। सब्जी हो गया, खुदा उठे। आइए सुनिएगा, भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में जो पश्चिम बंगाल है ना, सबसे मछली का उत्पादन करता है। कौन? पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। नहीं, ये गलत है। यानी भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। और सबसे बड़ा मछली कौन उत्पादन करता है? उत्पादक है पश्चिम बंगाल। ये पुराना डाटा है, ऐसे नया डाटा देखिएगा तो आंध्र प्रदेश है। समझ में आया ना? देखिए अभी नीचे ही दे दिया कि भारत में कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद में दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। नहीं, अब भारत में सबसे अधिक अंडा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। PBW 343, PBW 343, DBW 17 किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की। किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। DBW 17 और PBW 343 किसकी प्रजाति है बाबू? गेहूं की। धान की खैरा बीमारी किस लिए प्रयोग में किया जाता है बाबू? तो जिंक सल्फेट। यानी धान में जो खैरा रोग लगता है ना, वह जिंक के कमी से लगता है। जिंक के कमी से लगता है। और वह इसके निदान के लिए, यानी खैरा रोग बीमारी को दूर करने के लिए उसमें जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है। जिंक सल्फेट का। देखिए विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो 10.49 मीट्रिक टन है। याद रखना। भारत में आम का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आम का उत्पादन करता है। अगर दूसरा स्थान पर पूछे तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश, न कि बिहार है। और कर्नाटक तीसरा स्थान पर है। ध्यान रखिएगा आम के उत्पादन में, खुद ही कहते। सुनिएगा, चावल भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल। धान के डालियाँ के नाम से किसे जानते हैं? छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा के नाम से छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था? रूस के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में। अब बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना
किस देश के सहयोग से? तो रूस से। उसके सहयोग से। ठीक। चावल सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में। धान की डालिया चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को। गेहूं सबसे अधिक उत्पादन करता है भारत में कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मक्का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। ठीक। मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है। कौन है? राजस्थान टॉप पर। चना सबसे अधिक कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दालें पूछ देगा कि दाल सबसे अधिक दलहन उत्पादन में राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं। मध्य प्रदेश का अगर कहेगा कि हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट तो जबलपुर में है। हाई कोर्ट के जो खंडपीठ है ना, उसका खंडपीठ कहाँ है? तो ग्वालियर और इंदौर में है। इंदौर भारत में स्वच्छता में नंबर 1 पर अभी है। ठीक है, कोई दिक्कत? भारत का आइए चना में हो गया। अगर अरहर में बात करें कि भारत में सबसे अधिक अरहर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। गेराल्ड ओंगियार ने मुंबई का स्थापना किया था। मुंबई का स्थापना किसने? संस्थापक किसे कहा जाता है? गेराल्ड ओंगियार को। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। मुंबई अरब सागर के किनारे है। अरब सागर के किनारे है। नहीं, कोई डाउट? जो आज जो देख रहे हैं आप सेबी सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है बाबू, मुंबई में ही है। फिर आपको यहाँ से कलकत्ता से उसको उठा ले गया किसका? आरबीआई। आरबीआई पहले कहाँ था? कलकत्ता में। इसको उठाकर कहाँ ले गया? मुंबई में। ठीक है, तो आरबीआई के जो हेड क्वार्टर आज है मुंबई, उससे पहले कहाँ था? कलकत्ता। कहाँ था? कलकत्ता। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलिए दोस्त, तो आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कब स्थापित किया गया था बाबू? हटाकर 1937 ईस्वी में। कब? 1937 से। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। 1934 के भारत शासन अधिनियम के उपरांत 1935 में आरबीआई के स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत है? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था भारत में। यंग हिल्टन कमेटी जो था ना, इसी को किस शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? तो देखिए 1937 में कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया था? मुंबई में स्थापित किया गया था। किसका? आरबीआई का हेड क्वार्टर। तो अरहर में सबसे टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र। कुल दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर है। कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर है। वो कीड़ा से दोस्त डर रहा है और कुछ बात नहीं है। ठीक है, मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है। रेपसीड और सरसों उत्पादन में राजस्थान। सरसों सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान करता है। मूंगफली सबसे अधिक उत्पादन में गुजरात। सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन में महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान पर आ गया है। महाराष्ट्र प्रथम पर चल गया है। कोई दिक्कत है? 2020-21 का डाटा है। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक। कुल तिलहन उत्पादन में दलहन तिलहन में राजस्थान मार दीजिएगा। ठीक है, और सुनिएगा गन्ना उत्पादन में कौन है? तो उत्तर प्रदेश। लेकिन अब हो गया फर्स्ट पर कौन? महाराष्ट्र। गन्ना के उत्पादन में अब फर्स्ट पर कौन हो गया है? महाराष्ट्र। सेकंड पर उत्तर प्रदेश। कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कपास में महाराष्ट्र, जो कि गुजरात सेकंड पर है। गुजरात है सेकंड पर है। ये तो पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जूट या पोस्ता में तो पश्चिम बंगाल में। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल में। जूट अनुसंधान केंद्र कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, आलू में तो उत्तर प्रदेश। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, और सुनिएगा ध्यान से। कल दोस्त यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। अच्छा, आप लोग के लिए कल के लिए क्वेश्चन रहेगा एक कि आपको बताना है कि पश्चिमी घाट में, ठीक है,
पश्चिमी घाट के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? जैसे पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट में जो जैव विविधता है ना, जैव विविधता को लेकर कौन अग्रणी थे, जिनको पश्चिमी घाट में बहुत बड़ा रोल मॉडल माना जाता था? ठीक है, जैव विविधता को लेकर पश्चिमी घाट में उनका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है। तब तक आपको हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कृपया करके अपने जो भी दोस्त ग्रुप है उसमें ज़रूर वीडियो शेयर करें। ठीक, दोस्तों को बोलिए जितना से जितना लोगों को कनेक्ट कीजिए इसकी को। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर।